गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान के अध्यापक विज्ञान कक्षा 6 के अंतर्गत हम सजीव की विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, क्या सभी सजीव गति करते हैं। अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अनेक प्रकार की गति भी दिखाई देती है। जो है सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है, क्या वे भी गति करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। जंतु तो जा सकता है, परंतु पौधे जमीन के अंदर लगे हुए होते हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर नहीं जा सकते। वे परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। इनकी गति सजीवों की गति से भी किसी प्रकार भिन्न है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए भी एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि जीव की मृत्यु होती है। जो जीव है उसकी मृत्यु होना कम अनिवार्य है या होती है, संभव है। इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते ही देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना है। और क्या इन सजीवों को अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा करी, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में से वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? यह जीवित है?
ये एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा जाता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, अतः जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते। परंतु जब हम उन्हीं बीजों को मिट्टी में बो करके जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? महीनों तक दुकान पे रखे या घर में रखे हुए तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जैसे ही हमने उसे मट्टी में रख करके या मट्टी में बो करके उसमें पानी की सिंचाई उचाई की तो उसे वह सजीव के रूप में आ गया और उसे हमें सब चीज़ों की आवश्यकता मिलने लगी। हमने देखा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देख करके अचानक मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। आपकी प्रश्नावली में प्रमुख जो प्रश्न आए हैं, शब्द आए हैं, वो है अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, सजीव, प्रजनन, शोषण, उद्दीपन। सारांश देखेंगे। इस पाठ का जो सारांश था वो ये है, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। अगर यदि आपसे पूछा जाए आवास किसे कहते हैं तो आप कहेंगे किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष रूप में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। अगर अपना प्रश्न होता है तो अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीव की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे शोषण, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ये हमारे सारांश की कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट थे
जिनको मैंने आपके सामने रखा है, इनमें से हमारे कई छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आज ये पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न आपके सामने हैं। आवास किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था कि किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये प्रश्न करना है आपको। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। तो इसमें हो गई आपके पास हल हो गया, छत्रक हो गया, सिलाई हो गई, मशीन हो गया, रेडियो हो गया और नाव हो गई। ये क्या है? निर्जीव वस्तु हैं। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण पाए जाते हों। निम्न में से कौन कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश भी है? मैंने पिछले आपको बताया था, वहाँ से आपको लिखना है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सूची, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आपकी विज्ञान के रजिस्टर या विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका जो आपने बना रखी है उसके अंतर्गत आपको देना है। प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। अनेक पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिंडों पर संभावित जीवन की चर्चा होती रहती है। इन लेखों को पढ़कर के कक्षा में चर्चा करें। पृथ्वी के बाहर जीवन की क्या संभावना है? एक स्थानीय चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए तथा पता लगाइए कि विभिन्न आवासों से लाए गए जंतुओं के लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए हैं। पता लगाएं कि ध्रुवीय भालू एवं पेंगुइन के आवास कहाँ हैं। प्रत्येक जंतु के दो अनुकूलन बताइए जिससे पता चले कि वह अपने आवास के प्रति भली भांति अनुकूलित है। चौथा, पता लगाइए कि हिमालय के गिरिपाद में कौन से जंतु पाए जाते हैं। पता लगाइए कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर पर्वत की ऊंचाई बढ़ने के साथ जंतुओं और पादपों की प्रजातियों में क्या परिवर्तन होते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। पांचवा, एक आवास एल्बम तैयार कीजिए। क्रियाकलाप 1 में सूचीबद्ध जंतु तथा पौधों के चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा उन्हें एल्बम के विभिन्न आवास खंडों में चिपका दीजिए। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के चित्र और पत्तियों की आकृति बना करके उनमें संभावित क्षेत्रों में चिपका दीजिए। विभिन्न क्षेत्रों के वृक्षों की शाखा विन्यास या का चित्र बना करके उन्हें भी एल्बम में सम्मिलित कीजिए। ये क्रियाकलाप हैं, ये कर सकते हैं आप, करना चाहें। ठीक है बच्चों, कल हम चैप्टर नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन पढ़ेंगे। तब तक आप ये पाठ हमारा समाप्त हो गया आज। इसके सभी प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी के अंदर करें। आप अपने होमवर्क पूरा करने के पश्चात आप मुझे चेक कराने के लिए विद्यालय में आ सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के और 3 बजे के मध्य में। आपको पुनः बता दूं कि सभी विद्यार्थियों को
होमवर्क करना अनिवार्य है। चाहे वो वीडियो में मिल रहा है उस होमवर्क से करिए, चाहे आपकी पासबुक के माध्यम से करिए, चाहे यहाँ से आप सिलेबस लगा करके ले जाइए और आपको होमवर्क करना है। इस होमवर्क के आधार पर ही आपका मूल्यांकन होगा और इसी के आधार पर आपके जो तीनों टेस्ट नहीं हुए हैं, हाफ ईयरली परीक्षा वगैरह नहीं हुई है, इनके जो मूल्यांकन के आधार पर आपके आगे के अंक दिए जाएंगे। कक्षा 8 और 5वीं के अंतर्गत और 10वीं और 12वीं में तो 17 अंक इन्हीं को माध्य रख करके या इनको ही मध्यस्थ रख करके दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी को निश्चित रूप से होमवर्क पूरा करना है और इसको समय समय पर वीकली या 10 दिन के अंतर्गत आपको चेक कराना है अपने विषय अध्यापक से। अन्यथा फिर आप ये न कहें कि भाई आप हमारे नंबर क्यों आए हैं। यदि आप लोगों ने कोर्स नहीं खरीदा है तो आप कोर्स भी खरीद लें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। कल हम 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, गति एवं दूरियों का मापन।